नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में हमें यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को अब अपने वित्तीय लेन देन का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके लिए सरकार ने 3000 ऑडिट टीमों का गठन किया है, जो कारोबार की आय व्यय की जांच करेंगी। इसका मकसद टैक्स का सही और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करना है। नोएडा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 नवंबर को नोएडा का दौरा करेंगे। इस दौरान भंगेल एलिवेटेड रोड समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। शहर की सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार बजट में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बजट बढ़ाएगी। नए शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अनुपूरक बजट से अतिरिक्त धन की मांग की जाएगी। नगर विकास विभाग ने इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में अवैध विदेशी नागरिकों पर सख्ती बढ़ेगी। दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के साथ साथ अफ्रीकी नागरिक भी संदेह के घेरे में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद घुसपैठियों की पहचान का अभियान शुरू किया गया है। उन्हें वापस भेजे जाने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके लिए जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस लाइनों और थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 12 प्रमुख सेक्टरों को फोकस एरिया के रूप में चुना गया है। नोडल विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 दिनों के भीतर अपना रोड मैप प्रस्तुत करें। 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इस दिशा में नियोजन विभाग, नीति आयोग और डिलॉयट मिलकर विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। योजना में अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति जैसे अहम पहलू शामिल हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $6 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। होमगार्ड के 41,424 पदों पर बड़ी भर्ती निकली है, जिसमें कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले ही अतिरिक्त अंक मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के दौरान एनसीसी प्रमाण पत्र, भारत स्काउट एवं गाइड का प्रमाण पत्र, आपदा मित्र प्रशिक्षण और वैध हैवी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। शादी समारोह से लौट रहे बारातियों की कार देर रात लगभग 2 बजे नहर में गिर गई। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। छात्रवृत्ति योजना को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा अपडेट आया है। समाज कल्याण विभाग ने योजना के लिए संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। इसके तहत छात्रों को आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जिससे अधिक विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन विद्यालयों में जल्द ही अध्यापकों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करेगी और तैनाती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इस पहल से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को जल्द ही गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। यह एक्सप्रेसवे लगभग 650 किलोमीटर लंबा होगा और प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके निर्माण से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध करने के अभियान में बुलंदशहर जिला सबसे आगे रहा। डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन के दौरान करीब 80,000 फर्जी नामों को मतदाता सूची से हटाया गया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके। यहां 80,000 से अधिक फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत यह कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके लिए घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकी जा सके और सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार मिल सके। आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे 6,580 एकड़ क्षेत्र में वरुण विहार योजना विकसित की जाएगी। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एलडीए की टीम ने ग्राम दोना और तेज कृष्ण खेड़ा में अभियान चलाकर लगभग 105 बीघा जमीन पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार आगरा एक्सप्रेसवे के आसपास बनने वाली वरुण विहार योजना प्रदेश के अब तक की सबसे बड़ी आवासीय परियोजना होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सोलर पंप योजना शुरू की है। खेती के लिए पानी की समस्या और बिजली व डीजल के बढ़ते खर्च को कम करने के उद्देश्य से सरकार 40,521 सोलर पंप 60% सब्सिडी पर उपलब्ध कराएगी। यानी किसानों को कुल लागत का केवल 40% ही देना होगा, बाकी राशि सरकार वहन करेगी। इच्छुक किसान जल्द आवेदन कर सकते हैं।
15 दिसंबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के दौरान वाहनों की गति सीमा तय कर दी गई है। 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर कारों की अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। तय सीमा से तेज चलने पर ई चालान काटा जाएगा। उत्तर प्रदेश में नए श्रम कानून लागू कर दिए गए हैं। देश भर में 29 पुराने श्रम कानूनों को हटाकर 4 नए कानून लागू किए गए हैं। इन नए श्रम कानूनों के तहत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की गारंटी, नियुक्ति पत्र, समान कार्य के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ओवर टाइम पर दुगना भुगतान, फिक्स टर्म नियुक्ति पर ग्रेजुइटी और जोखिम भरे क्षेत्रों में 100% स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पुराने श्रम कानूनों में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म्स वर्कर्स और प्रवासी मजदूरों की कार्य प्रणाली का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। नए लेबर कोड में इन सभी श्रेणियों के श्रमिकों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे उनके अधिकार सुरक्षित हो सके। नवंबर का महीना समाप्त होने वाला है और इसके साथ ही कई जरूरी सरकारी और वित्तीय कार्यों की समय सीमा भी खत्म हो रही है। यदि आपने यह महत्वपूर्ण काम अब तक नहीं किए हैं तो उन्हें हर साल में 30 नवंबर तक पूरा कर लेना जरूरी है, क्योंकि 1 दिसंबर से कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। ये बदलाव पेंशन, टैक्स और एलपीजी से जुड़े हैं। सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे बाद में बढ़ाया गया। यूपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से अलग व्यवस्था है और इसे अपनाने का अवसर सीमित समय के लिए ही दिया गया है। जो कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनना चाहते हैं उन्हें 30 नवंबर से पहले आवेदन करना होगा, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद यह मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा पेंशन धारकों के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। इस वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर है। तय समय तक प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन रोकी जा सकती है। हालांकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा के जरिए इसे घर बैठे ही तैयार किया जा सकता है। अगर अक्टूबर 2025 में टीडीएस कट चुका है तो आयकर अधिनियम की धारा 194 AI, 194 IV, 194 M और 194 S के तहत संबंधित स्टेटमेंट जमा करना जरूरी है, जिसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर है। वहीं धारा 92 E के तहत रिपोर्ट दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए भी ITR भरने की आखिरी तिथि 30 नवंबर तय की गई है। अंतरराष्ट्रीय समूहों की घटक इकाइयों को फॉर्म 3CA भी इसी तारीख तक जमा करना होगा। 1 दिसंबर के बाद यह सभी कार्य संभव नहीं होंगे। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। 1 दिसंबर को भी गैस सिलेंडर के दाम संशोधित किए जाएंगे। गौरतलब है कि 1 नवंबर 2025 को तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 6.50 रुपए की कटौती की थी। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 दिसंबर को सुनवाई करेगा। यह याचिका हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। यह विवाद शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण कराया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले में 1000 से अधिक इकाइयां लगाने का है। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 और MSME जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उत्तर प्रदेश के 270 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 270 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के बजाय पुरानी पेंशन योजना OPS चुनने की अनुमति दी गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार यह व्यवस्था लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में अब आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए सभी जिलों में पशु जन्म नियंत्रण यानी ABC सेंटर स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल यह सुविधा केवल 17 नगर निगम वाले जिलों में उपलब्ध है, लेकिन अब इसे 58 अन्य जिलों मुख्यालयों तक विस्तार दिया जाएगा, जिससे आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण पाया जा सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और असम मिलकर काम करेंगे। इस संबंध में दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मॉडल साझा करने और आपसी सहयोग पर सहमति बनी। उद्देश्य यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। दोनों राज्य एक दूसरे के सफल शिक्षा मॉडलों को अपनाकर शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेंगे।
वरिष्ठ नेता उमा भारती ने बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर पर ध्वज पूरे सम्मान के साथ लहराएगा। उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी के बीच कहा कि आगे हालात ऐसे होंगे कि गोली नहीं फूल बरसेंगे, और साथ ही टिप्पणी की कि मायावती और अखिलेश का राजनीतिक भविष्य तेजस्वी यादव जैसा हो सकता है। राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराए जाने को लेकर झांसी में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें वह दिन याद है जब अयोध्या में एक हलवाई केसरिया ध्वज फहराया था और पीएससी ने नीचे से गोली चला दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उमा भारती ने कहा कि अब ऐसे हालात नहीं होंगे, अब गोली नहीं चलेगी बल्कि फूल बरसेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव और मायावती की राजनीतिक स्थिति भी बिहार के तेजस्वी यादव जैसी होगी। उनका आरोप था कि दोनों ने फर्जी मतदाताओं को सूची में जुड़वाया था। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आदेश जारी करते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ई कॉमर्स और ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं में पोर्टल और डीजल से चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके बाद किसी भी डिलीवरी कंपनी को पेट्रोल या डीजल से चलने वाली बाइक, स्कूटर, ऑटो या छोटे 4 पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान के अभियान में पश्चिम बंगाल सरकार का सहयोग नहीं मिलने से दिक्कतें आ रही हैं। कानपुर में रोहिंग्या घुसपैठियों की जांच के दौरान यह सामने आया है कि बंगाल से जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जांच में 117 संदिग्ध पाए गए हैं, जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान में बंगाल सरकार की ओर से जानकारी देने में टालमटोल की जा रही है। बड़ा चौराहे से पकड़ा गया एक रोहिंग्या अभी जेल में बंद है, जबकि अन्य परिवारों को अवैध रूप से रहने के कारण हटाने की तैयारी की जा रही है। संभल में लगभग 40 से 47 साल पुराने सांप्रदायिक दंगों की फाइल दोबारा खोली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संभल प्रशासन ने 1978 में हुए दंगों को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे शासन को भेजने की तैयारी चल रही है। संभल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार रिपोर्ट एसपी को सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर के 16,998 पदों पर भर्ती निकली की गई है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की तय की गई है। गाजियाबाद, शामली, बागपत समेत कई जिलों में आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन की अंतिम तिथि हर जिले के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। पुरानी पेंशन योजना को भी लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। करीब 26 लाख सरकारी कर्मचारियों को इससे लाभ मिलने की संभावना। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुका है। पिछले लगभग 20 वर्षों से चली आ रही कर्मचारियों की यह मांग अब पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कई प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर 8वें वेतन आयोग में कुछ संशोधन करने की मांग की है। उनका कहना है कि वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव कर करीब 26 लाख कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाया जाए। अयोध्या में राम मंदिर पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराए जाने को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने इस कदम पर ड्रामेबाजी करते हुए दावा किया कि इससे भारत में मुसलमानों की विरासत को खतरा है। अपने ही देश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं और ईसाइयों की सुरक्षा करने में विफल पाकिस्तान ने राम मंदिर पर केसरिया ध्वज की स्थापना को इस्लामोफोबिया और हेट स्पीच से जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। अभियान के तहत अब तक 15.44 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि बीएलओ द्वारा 4.29 करोड़ फॉर्म का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिलों को 4 दिसंबर तक फॉर्म भरवाकर जमा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए एक और अच्छी खबर है। गंगा एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद लगभग 594 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 घंटे में तय की जा सकेगी। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। यह मार्ग कई जिलों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। 8वें वेतन आयोग की रूपरेखा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी गई है। यह वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक आंशलिक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल रहेंगे। आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करनी होंगी। विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त परामर्श तंत्र के कर्मचारियों से विचार विमर्श के बाद आयोग अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा, जिनसे करीब 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आयोग की सिफारिशों रक्षा सेवा से जुड़े कर्मियों, करीब 69 लाख पेंशन धारकों और लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगी। यानी बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा।
आज सोना और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोने का भाव 1,811 रुपए से बढ़कर 1,25,119 रुपए हो गया, जबकि इससे पहले इसका दाम 1,23,308 रुपए था। वहीं चांदी की कीमत 2,670 रुपए की बढ़त के साथ 1,56,320 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जो पहले 1,53,650 रुपए थी। 2025 में अब तक सोना कुल 48,987 रुपए और चांदी 70,330 रुपए महंगी हो चुकी है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 7 फरवरी 2026 को खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच 8 मार्च को होगा। इस विश्व कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी और भारत मौजूदा चैंपियन के रूप में मैदान में उतरेगा। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है और दोनों के बीच मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा। सभी 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है, जिनमें हर ग्रुप में 5 टीमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ठंडी और शुष्क पछुआ हवाओं के असर से बीते कुछ दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अगले 1 से 2 दिनों में तापमान में मामूली और गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों बाद तापमान में गिरावट थम सकती है और इसके बाद हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार हैं। सुबह के वक्त कोहरा रहेगा और दिन में कई स्थानों पर हल्की धुंध छाई रहने की संभावना है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताजा और अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूपी की न्यूज के साथ।